हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यूपीएससी का टेस्ट कर रहे हैं जो कि 2025 में जिसको एग्ज़ाम देना है ये उनके लिए है। तो आज 25 टेस्ट नंबर ये 26 है। ठीक है, तो ये है विजन आईएएस का टेस्ट। इसके पहले देखिए कुछ क्वेश्चन हो चुका है जिसमें कि 33 क्वेश्चन हो गए हैं। पार्ट 1 करके वीडियो बनाया गया है और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। और अगर आपको इंग्लिश में भी करना है तो इसका एक इंग्लिश में भी चला जा रहा है, आप उस पे में जाएंगे, प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे और देख सकते हैं सबका पीडीएफ। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो ये ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो चलिए जहाँ से छोड़े थे उसी जगह शुरू करेंगे हम लोग। और आप लोग अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्तों के साथ पहुँच भी सके ये चीज़। चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन यानी कि गहनरी GANHRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा है, भारत इसका एक सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, कहता है कि यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है। तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जिसके अंतर्गत है कि विश्व भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान यानी NHRI शामिल है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि भारत इसका एक सदस्य है, तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भुगतान संतुलन BOP के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेमेंट ऑफ बैलेंस के बारे में है। भुगतान संतुलन में विशेष आहरण अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया गया है। तो वही दूसरा है, SDR का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रामनीबी यानी ये वहाँ का मुद्रा है चीन का, RMB और जापानी येन के बास्केट पर आधारित है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए देखेंगे। पहला इसमें कथन है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे परिसंपत्ति है जिसे IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया गया है। पहला कथन सही है। वही दूसरा है कि SDR का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं में है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। 4 नहीं बल्कि 5 है। कौन कौन से हैं? अमेरिका का डॉलर, यूरो, चीनी का renminbi, जापानी येन और ब्रिटिश का पाउंड भी है, स्टर्लिंग के बास्केट पर आधारित है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1। इसमें हिंदी देखिए नहीं है। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है जमाखोरी और सट्टेबाजी, दूसरा है अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, तीसरा है कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि। उपयुक्त में से कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 36। तो जमाखोरी और सट्टेबाजी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो जाएगा, कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन सही है उनका बिल्कुल सही है। अगर आप लोग आंसर भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अवितरित लाभ, दूसरा है निगम कर यानी कि कारपोरेट टैक्स। परिवार नेक्स्ट है परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी। बताना है वैयक्तिक आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से उपर्युक्त में से कितनों को घटाया जाना चाहिए? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर्सनल इनकम के बारे में पूछ रहा है। तो देखेंगे इसमें अवतरित लाभ भी होगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी होगा, परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज की अदायगी भी होगा,
ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी कथन हो जाएगा, सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी। दूसरा है पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट। तीसरा है मुद्रा का मूल्यह्रास। उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव तो देखेंगे वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी, पहला सही। दूसरा है पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, दूसरा भी सही है। तीसरा है मुद्रा का मूल्य ह्रास, तो तीसरा भी सही है। कुल मिलाकर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। और दूसरा है यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्क की अनुमति देता है। और तीसरा है PMLA के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED उत्तरदायी है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39। धन शोधन निवारण अधिनियम देखेंगे। यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। तीसरा है PMLA के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED उत्तरदायी है, तीसरा भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है GDP सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, GDP जो है किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन को मापता है। मतलब कि एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है उसको मापता है। तो कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों को उपयोग किया जाता है। पहला कथन सही है। वही देखेंगे, कहता है कि दूसरा कि कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है। तो देखिए, निवल निवेश निकालने के लिए सकल निवेश और माइनस उसका क्या करते हैं? मूल्य ह्रास करते हैं। तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव यानी कि ETCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है। तो वही दूसरा है इसे सेबी और RBI दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 तो ETCD एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं। इनका मूल्य निर्धारण बुनियादी विदेशी मुद्रा फॉरेक्स जो कि क्या बोलते हैं फॉरेक्स दरों के आधार पर किया जाता है। पहला कथन सही है। वही दूसरा है कि इसे सेबी और RBI दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारत में मुद्रास्फीति के माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WPI थोक मूल्य सूचकांक का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। वही दूसरा है वर्तमान में WPI की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। और तीसरा WPI का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो,
सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 तो कहता है WPI का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखेंगे आकलन की जा रही कीमतों में विनिर्मित उत्पादों के लिए फैक्ट्री कीमत, कृषि जिंसों के लिए मंडी कीमत, खनिजों के लिए खनन कीमतों शामिल होते हैं। वही WPI समूह में सम्मिलित प्रत्येक मद को दिए गए भारांश निवल आयातों के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित है। तो इसलिए WPI में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। पहला कथन गलत, यहाँ पर सेवा दिया हुआ है। वही दूसरा है कि वर्तमान में WPI गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, तो 2011-12 है, सही है। और तीसरा है कि WPI का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। अभी हाल ही में देखेंगे इसका जो गणना है 2011-12 का, इसको बढ़ाकर शायद 2021-22 कर दिया गया है, हो सकता है। क्वेश्चन में अभी इसमें दिया गया, तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो सर्च भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। वही दूसरा है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली अस्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है किंतु मौसमी रोजगार के निर्धारण में नहीं है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 चलिए, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि पहला कथन इसमें सही हो जाएगा, पहला कथन इसमें सही हो जाएगा, लेकिन इसमें दूसरा कथन देखेंगे वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली अस्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है किंतु मौसमी बेरोजगारी के निर्धारण में नहीं। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और देखिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति का मतलब क्या होता है? CWS बोलते हैं इसको। जो जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के 7 दिनों के संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के रूप में जाना जाता है। इसलिए दूसरा कथन गलत, पहला सही। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन हो जाएगा, ओनली वन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग DOP का एक संलग्न कार्यालय है। दूसरा है यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को विनियमित करता है। तीसरा है यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 चलिए देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग DOP का एक संलग्न कार्यालय है, सही है। दूसरा है यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को विनियमित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है, तो तीसरा कथन गलत है इसमें। तीसरा कथन इसमें हो जाएगा गलत। देखिए NPPA के थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर NLEM औषधियों की कीमतों में वार्षिक संशोधन करता है, तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, यानी कि दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था। तो वही दूसरा है इस नीति ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार यानी कि MRTP के सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45
तो इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था। पहला सही है। वही दूसरा है, इस नीति ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दी। तो ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों उद्यमों यानी कि CPSE के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF, राष्ट्रीय विकास कोष यानी कि NDF, राष्ट्रीय निवेश कोष NIF, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि IIPDF। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए यह NIF के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा परिसंपत्तियों के विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल परिसंपत्तियों की बिक्री या परिसमापन करना है। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त राजस्व राष्ट्रीय निवेश कोष में की जाती है। किसमें की जाती है? NIF में। तो विनिवेश होता है मतलब फिर से उसको निवेश करने का, जो कोई संपत्ति ऐसी रहती है जो अनयूज्ड हो, नाम किया जाता है। 47 नंबर देखेंगे। केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव CCL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की CCL की अनुमति होती है। तो वही दूसरा है, दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है। और तीसरा, किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47। तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की CCL की अनुमति होती है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष यानी कि 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव होता है, CCL प्रदान की जाती है। वही दूसरा है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है, तो यह सही है। तीसरा है, किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है, तो तीसरा भी सही है। अनुच्छेद 15। तो 2 सही है, 1 गलत है, यानी कि सही पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है, यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा है, यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। दूसरा कहता है, यह एक स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP सरकार द्वारा निर्धारित गारंटीकृत मूल्य है जो कृषकों को निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है? चावल, गन्ना, कपास या लघु वनोपज। तो किस पे होता है? देखिए, FRP यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है, भारत सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित किया गया है। गन्ना, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें भारतीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे? पहली, छठी, दूसरी या पांचवी? तो देखेंगे, इसको लगाएंगे सी, ऑप्शन नंबर। पढ़ा होगा आपने। भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान है और उनमें सांख्यिकीविद जो हैं प्रशांत
चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इनका था, जो कि विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योजना कर दिए थे। आप मुझे बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ईयर क्या था, वर्ष, ठीक है, कौन से वर्ष में था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला है रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। तो वही दूसरा है रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी मुद्रास्फीति होती है। उपर्युक्त में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति संचरण है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। देखिए रेपो दर में कम किए जाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है कि स्थिति अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति संचरण। तो ये अगर आपूर्ति कमी आएगी आपूर्ति, तो कैसे मुद्रास्फीति कैसे चलेगी? संभावित रूप से जो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी उसमें। पहला कथन हो जाएगा गलत। वही दूसरा है, कहता है रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। जब रेपो दर बढ़ा दिया जाता है तो वस्तुओं की कीमत जो है घट जाती है। तो ये ठीक है, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा है रसायनों का अत्यधिक उपयोग, तीसरा है मोनोक्रॉपिंग और चौथा है भौम जल की कमी। भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि ठीक है, रसायनों का अत्यधिक उपयोग ठीक है, मोनोक्रॉपिंग ठीक है, भौम जल की कमी भी ठीक है, सभी हैं इसके परिणाम हरित क्रांति के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। तो वही दूसरा है इसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरा है सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियां भी शामिल हो सकती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। पहला सही है। दूसरा है आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत। जो ये आईआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है, हैदराबाद में कंपनी है इसकी, तो देखेंगे भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। वही तीसरा है कि सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियां भी शामिल हो सकती हैं। तो ये भी सीख है। सिर्फ दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 54 नंबर देखेंगे। जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? रोजगार की अवसर, अल्प रोजगार, अनौपचारिक रोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए मैंने कई बार बताया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये खेत है, खेत में है और उसकी उसी परिवार में 7 लोग हैं, ठीक है, चलो 7 लोग बना देते हैं। अब मान लीजिए 7 लोग मिल के गेहूँ की फसल काट रहे हैं या बो रहे हैं। उसमें से मान लीजिए 2 लोग चले गए, एक का किसी का एग्जाम आ गया, एक घर चला गया। फिर भी ये जो हैं 5 मिलकर इस पूरे खेत की बुआई करके आएंगे। तो ये जो रहा था, ये जो 2 लोग थे क्या कर रहे थे? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन काम तो पूरा हो गया। तो मतलब इन लोग के रहने न रहने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये था, ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब कि जितना लोग की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों का लगाना। अगर थोड़ा सा अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो कह सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो रोजगार है से वंचित रह जाता है या अनावश्यक रूप से कार्य करता है। यहाँ तो अनावश्यक रूप से कार्य कर रहे थे, और जिससे कार्यात्मक उत्पादकता पर प्रभावी रूप से शून्य रहती है। बेरोजगारी का कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य शब्दों में कहें तो
जो लोगों ऐसे रोजगार में नियोजित हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 55 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास और सम्मिलित राष्ट्र, हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, लमितीये भारत और सेशेल्स। कितने सही हैं इसमें से? कितने सही हैं? ट्रंप से याद रखिए, अमेरिका का है, ये ठीक है। ठीक है, डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान का, ठीक है। और लमितीये सेशेल्स का है, ठीक है, भारत और सेशेल्स। तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तीनों युग्म सुमेलित हैं। चलिए 56 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्पन्नुपाती संबंध स्थापित करता है? लाफर वक्र, फिलिप्स लॉरेंस वक्र या कुछनेट्स वक्र? तो देखेंगे इनका बनता है ऐसे। और अगर आप देखेंगे यहाँ से रहता है इनका ऐसे, तो यहाँ से ऐसे डाउन होता जाता, ऐसे जाता है। किसका ये है फिलिप्स वक्र का। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 57 नंबर देखिए क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है। डॉक्सिंग ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय से, या सुरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों के विकास से, या तो कॉपीराइट सुरक्षा के लिए विधिक प्रक्रियाओं से, या इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनाधिकृत साझाकरण से। डॉक्सिंग, तो डी लगा देंगे। इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनाधिकृत साझाकरण से है। चलिए 58 नंबर देखिए। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इंस्पायर योजना का उद्देश्य क्या है? इंस्पायर ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, या तो कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इक्विनेशन केंद्र स्थापित करना, या तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण करना और मान्यता देना, या तो अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में लगा देंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो ये दूसरा है, CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। और तीसरा, CTCN परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59। CTCN कहता है इसका स्थापना 2016 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी। क्या सही है? पहला ही कथन गलत है, ये 2014 में किया गया था। चलिए दूसरा देखेंगे। CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। तो ये ठीक है। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा देखते हैं। CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। तो यह भी सही है, तीसरा भी। कुल मिलाकर देखेंगे, दो कथन सही, एक कथन गलत। मतलब कि सही पूछा हुआ है तो दो कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। ऑप्शन क्या लगेगा? बी लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? IMF, WBG मतलब विश्व बैंक समूह, WEF, या अंकाड यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए इसमें, विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखिए। व्हाइट लेबल ATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट लेबल ATM, पहला है, ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
तो वही दूसरा है, इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा किया गया जाता है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 61। तो ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकता है, व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है। दूसरा है कि इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। तो एनपीसीआई द्वारा ये नहीं किया जाता है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत। देखेंगे, व्हाइट लेबल एटीएम गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित है। इन संस्थानों में स्वतंत्र एटीएम परियोजनाकर्ता, खुदरा कंपनी, प्रौद्योगिकी फर्म या अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल हो सकते हैं। तो एनपीसीआई नहीं करता है। पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ओनली वन हो जाएगा इसमें, ओनली वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं? पहला है केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना। दूसरा है रेल बजट और आम बजट का विलय करना। तीसरा है व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, ठीक है। रेल बजट और आम बजट का विलय करना, ठीक है। व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना, तीसरा हटा दीजिए। तो तीसरा हटाएंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही तीसरा हटाएंगे, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रिस्टल मेज 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। तो वही दूसरा है, यह 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और तीसरा है, इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63। तो ये मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, पहला कथन हो जाएगा गलत। क्रिस्टल 2 देखिए इजराइल द्वारा विकसित किया गया वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, जिसे उच्च मूल्य वाले देखिए लक्ष्यों पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। वही दूसरा है, 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, ठीक है। इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया, तो ये भी ठीक है। दो सही है इसमें है, एक गलत है, तो सही बताना है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 2। चलिए 64 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 आईएमएफ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, द फिस्कल मॉनिटर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए, बताइए। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या एक दो तीन। तो देखेंगे, ये जो इसमें देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो दूसरा हटा दीजिए, पहला और तीसरा सही है। जैसे ही दूसरा हटा, यहाँ हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा, यहाँ हट गया, ऑप्शन सी लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, यूपीआई तो रोज करते हैं, इसका फुल फॉर्म पता था आपको? यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं। यूपीआई लाइट भी आ चुका है, देखे होंगे अपने आप गूगल पे में। दूसरा है कि यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि के लिए करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है कि यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीनों पर नकदी जमा करने की अनुमति देता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65। यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये रखे जा सकते हैं, ठीक है। यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीन पर नकदी जमा करने की अनुमति देता है, तो ये भी ठीक है। तीनों ही कथन सही है, तो क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीनों के तीनों कथन सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेस्ट नंबर ये 26 चल रहा है, इसका पीडीएफ पाने के लिए PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिख देंगे, तो आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।